जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 64वां दिन है या फिर लास्ट 27th डे है। और आज हम संविधान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। संविधान हमारा स्टार्ट हो चुका है। संविधान के आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। आजकल संविधान का वेटेज बढ़ रहा है, सारे एग्जाम में संविधान का वेटेज बढ़ रहा है, तो संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि संविधान एक समझने वाला सब्जेक्ट है, ना कि रटने वाला। आप इसको रटिए मत, रटेंगे तो भूलेंगे, बहुत दिक्कत होगी। बस आप इसको समझते जाइएगा। संविधान बहुत प्यारा है। देखिए, संविधान के बारे में हमने कुछ कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। संविधान की जो स्रोत है कि कौन सी चीज़ कौन से देश से हमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो संविधान के भाग है, जैसे हमारे यहाँ इतिहास में, भूगोल में भाग होते हैं, पाठ होते हैं। आप देखे होंगे लेसन नंबर 1 में हड़प्पा कालीन, फिर वैदिक कालीन, वैसे ही संविधान में भाग बना दिया गया। तो भाग के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, जो संविधान की उद्देशिका है। 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ों को आप ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास दिखेंगे। लेकिन हम जो फैक्ट देखेंगे, आज हम 60 से 70 फैक्ट कम से कम देखने वाले हैं। 60 से 70 फैक्ट आपके रेडी हो जाएंगे और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या फिर गायन काल कितना है? जो हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है, हम स्कूलों में करते थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रगान का जो टाइम होता था वो कितने सेकंड का होता था, आपको बताना है। 50 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 55 सेकंड? बताइए। आप जब क्रिकेट देखने गए होंगे अगर कहीं पे, वहाँ भी आप, या फिर जब क्रिकेट देखते हैं उस टाइम पे भी राष्ट्रगान होता है, आपको याद होगा। बताइए बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 52 सेकंड। 52 सेकंड का जो राष्ट्रगान का जो टाइम होता है। राष्ट्रगान है क्या? जन गण मन, है ना। जन गण मन जो हम लोग गाते हैं ना, वही राष्ट्रगान होता है। क्या? जन गण मन अधिनायक जय है। इसका टाइम कितना है? तो 52 सेकंड। मान लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी है और राष्ट्रगान को कंप्लीट करना है, तो कितना टाइम? इमरजेंसी काल में आपको याद रखना है कितना? 20 सेकंड। कितना सेकंड? 20 सेकंड। इसके पहले लाइन को गाया जाता है और इसके लास्ट लाइन को गाया जाता है, बस हो गया। तो कितने सेकंड का इमरजेंसी में गाया जा सकता है जनगण मन को? 20 सेकंड में। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए, मेनली जनगण मन जो होता है वो 52 सेकंड का होता है, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? बताइए। 20, 24, 26 या फिर 30? देखिए, आपने राष्ट्रीय ध्वज ये देखा होगा, यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन की संख्या आपको बताना है। चलिए, लाइन की संख्या कितनी है? 24 है, आपको याद रखना है। कितनी? जो लाइन आपको दिख रही होगी ये 24 है। अब मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे ये कलर दिख रहा है आपको, ये जो कलर है, इस कलर को बताइए, ये कौन से कलर का है? कलर क्या है? काला है, नीला है, पीला है, क्या है? बताइए। तो जो इस कलर है वो क्या है? नीले कलर का है, आपको याद रखना है। ये जो कलर है यहाँ पे जिसमें तिलियां बनी हुई है, वो कौन से कलर का है? नीले कलर का है। और ये देखिए, सफ़ेद सफ़ेद ये बीच वाला है, और इसके अंदर में यहाँ पे ये नीले कलर का पट्टी है, नीले कलर का गोला बना हुआ है। और ये जो वो लाइन है वो भी नीले कलर का ही है। और ये जो ये बना हुआ है ये चक्र, ये किसका प्रतीक है पूछ लेता है, तो ये न्याय का प्रतीक है, आपको याद रखना है। किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। किसका? न्याय का प्रतीक है। कौन से कलर में है? नीले कलर में है। कितनी तीलियां हैं या फिर कितने आरे हैं? तो आपको याद रखना है 24 आरे हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या फिर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, या फिर अमेरिका के संविधान से लिया गया है? किसका विचार? मूल अधिकारों का विचार। मूल अधिकार क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। आखिर ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? मैं अगर एक शब्द में आपको समझाना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको मूल अधिकार ना मिला होता तो आप एक जेल में बंद कैदी के समान होते। क्या? अगर आपको मूल अधिकार ना मिले होते या फिर फंडामेंटल राइट्स ना मिले होते, तो आपका जो जीवन है वो जेल में एक बंद कैदी के समान होता। सोचिए, होता क्या था? पहले के टाइम में आपको पता होगा कि ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी।
बोला जाता था ठीक है आप इतना ही चीज़ें बोल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। आप अगर इस धर्म के हो तो इतना बोलोगे, आप इस धर्म के हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उस धर्म के हो तो ऐसा। बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी पहले के टाइम पे। आज के टाइम में ऐसा है क्या? आपका जो मन करता है आप वो बोल सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते। गाली दोगे तो आप क्या करोगे? थप्पड़ खाओगे। इसलिए गाली नहीं दे सकते। आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हो जिससे कि लोगों को, किसी को ठेस, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। बाकी आप सारी चीज़ें, अपनी सारी प्रॉब्लम आप बता सकते हो, सरकार के सामने रख सकते हो। ठीक है, ये अधिकार पहले नहीं था। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, बिल्कुल आप कहीं भी घूम सकते हो। हाँ, आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। पहले के टाइम में क्या होता था, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी लोगों से। अब होता है क्या? अब ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आप किसी भी धर्म को मान ही सकते हो। ठीक है, आपसे बिगाड़ी नहीं कराई जा सकती। आप कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। सारी चीज़ें जो मिली हुई है, आखिर ये क्या है? तो ये हमें मूल अधिकार ही दिया हुआ है। आपसे कोई जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, जो जातियाँ रहती थी, जो अगर जैसे कि जो ट्राइबल जाति रहती थी, उनको बोलते थे कि हाँ ठीक है, आप कुएं से पानी नहीं भर सकते, आप छू नहीं सकते। वो सारी चीज़ें पहले होती थी। आज कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है उसे जेल तक हो सकती है, 5 से 7 साल की उसे कैद हो सकती है। इसलिए जो अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार किसने दिया? तो हमें संविधान ने ये अधिकार दिया। होता क्या है देखिए, क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1946 में आता है। और क्रिप्स मिशन तो 1942 में ही आता है, लेकिन क्रिप्स के साथ में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ये बोलता है कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग अपना संविधान बना लो, बाकी हम लोग अब आपको स्वतंत्रता दे देंगे, भारत वालों को हम अब स्वतंत्रता दे देंगे, आपका जैसे मन करता है वैसे रहो, लेकिन पहले आप संविधान तो बना लो, एक रूल तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये रोड हो गया, जिसका मन कर रहा है तो इधर से जा रहा है, जिसका मन कर रहा है तो इधर से आ रहा है, जिसका मन कर रहा है तो यहीं पे एक रूम बना लिया और सो गया। तो इसलिए नियम बनाने के लिए कैबिनेट सभा के जो कैबिनेट मिशन आया, वो क्या बोलता है कि पहले आप लोग एक नियम बना लो, सभा बना लो, है ना, सभा बना लो, उसके बाद फिर आप क्या करो, एक संविधान का निर्माण कर लो, फिर आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। तो होता क्या है कि ठीक है, कुछ जो पढ़े लिखे लोग रहते थे उस टाइम पे, उन्होंने तो अपना आ गया कि ठीक है चलो हम लोग बना लेंगे, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे उस टाइम पे कि हाँ हम बना ही लेंगे। इसलिए क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हमें समझ में आता है उतना हम नियम बनाएंगे, बाकी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जो दूसरे देश हैं, जैसे कि अमेरिका कहीं डेवलप, हमसे हमसे डेवलप कंट्री थी वो, आयरलैंड, इंग्लैंड, है ना, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, कनाडा, तो यहाँ के जो संविधान है, यहाँ के जो निर्माता लोग थे, बहुत मेहनत कर चुके थे पहले से ही। तो हम लोगों ने बोला कि चलो यार, अगर ये थोड़ा सा ये पहले से मेहनत कर चुके हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं उसको हम लोग अपने संविधान में डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, क्या किए थे, तो जो बाहर के जो देश हैं, वो बाहर के देशों से हमने ग्रहण किया है, जो जो उनकी अच्छी चीज़ें लगी वो अपने संविधान में डाल दिए। बाकी जो चीज़ें हमें और लगा कि हाँ हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो चीज़ें हमने भी अपने से किया। तो ऐसे ही एक संविधान का निर्माण हो जाता है। अब आपको बताना क्या है कि जो मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार लिया है। और क्या क्या लिया है? देखिए, पहली बात, मूल अधिकार याद रखना है। अगर अमेरिका हमें मूल अधिकार ना देता, मतलब अगर हम नहीं सीखे रहते वहाँ से, तो हम क्या पता अभी इम्प्रूवमेंट ही करते रहते। ठीक है, तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना अभी हम देखेंगे, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से लिया? तो वो भी हमने यूएसए से लिया। और क्या, न्यायिक पुनरीक्षण जो होता है, न्यायिक पुनरीक्षण, ये क्या होता है न्यायिक पुनरीक्षण? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जजमेंट दे दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अब दोबारा दे नहीं सकता। उसको अगर लगता है कि यार, उसका मान लीजिए जो जज लोग हैं उन लोग को बाद में अकल आती है, नहीं नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, अगर एक ठो कुछ वकील आता है, बोलते हैं नहीं आपने जो केस सुनाया था उसमें एक ठो ये देखिए एक एविडेंस और मिल गया है, अब बताइए, आप फिर से आप इस केस के बारे में जाँच करिए, बताइए इसके बारे में। तो इसलिए जो ये जुडिशल, इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, या फिर न्यायिक परीक्षण, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। मतलब जो हमारा जो कोर्ट है वो अपने फैसले को बदल सकता है, पहले बोल सकता है बिल्कुल हाँ, फिर उसके बाद बोल सकता है नहीं भी बोल सकता है। वो अपने फैसलों पे क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, उसकी रिव्यू कर सकता है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं। ठीक है,
क्या क्या लिए हैं हम अमेरिका से? मूल अधिकार लिए हैं, प्रस्तावना लिए हैं और न्यायिक पुनरीक्षण लिए हैं। कनाडा से क्या लिए हैं? कनाडा से हम संघात्मक व्यवस्था लिए हैं। क्या लिए हैं? तो संघात्मक व्यवस्था लिए हैं। आपको याद रखना है संघात्मक व्यवस्था। देखिए कान कान हमारे संग मतलब साथ साथ हवा के संग संग चलतू है, ऐसा करके ना। तो कान हमारे संग संग चलता है या नहीं चलता? आप जहाँ चाहते हो, आप जहाँ पे जाते हो, आपके साथ हो, आपका कान जाता है या नहीं जाता? तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कनाडा से संग, कनाडा के संग, कान के संग। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है। क्या लिया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम बोलते हैं DPSP। ठीक है, संविधान का भाग 4 DPSP या फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो हम कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और ब्रिटेन के संविधान से के लिए हैं। तो यहाँ से हम केवल और केवल बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडलीय जो सरकार होती है, मंत्रिमंडलीय सरकार और संसदीय व्यवस्था। क्या? मंत्रिमंडलीय सरकार और संसदीय व्यवस्था, जो संसद है हमारे यहाँ के, जो संसदीय व्यवस्था है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। आयरलैंड आप याद रखिएगा बस। उसके बाद कान के संग संग और USA में आपको याद रखना है मूल अधिकार प्रस्तावना और पुनरीक्षण। यहाँ पे हमने लगभग 10 फैक्ट यहाँ पे तैयार कर लिए। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। अब बताइए प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया है? तो आपको याद आया क्या? USA से लिए हैं। USA से और हमने क्या क्या लिया था? तो हमने क्या लिया था? न्यायिक पुनरीक्षण लिया था और मूल अधिकार भी लिया था, फंडामेंटल राइट से लिए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं, आपको याद रखना था। और मूल अधिकार तो हमने देख ही लिया। कौन से भाग में है मूल अधिकार? तो अभी हम देखेंगे बाद में, भाग 3 में मूल अधिकार। और मूल अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? तो USA से लिए हैं। संविधान उपचारों का अधिकार ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। देखिए जो संविधान की आत्मा है, जब भीमराव अंबेडकर बाद में इसे बोलते हैं कि ये मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन अगर केवल बोला जाए कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो आपको याद रखना है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। अगर बोला जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो मूल अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहते हैं। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा डीप में क्वेश्चन नहीं बनेगा। संविधान की आत्मा में या तो आपसे पूछे बोलेगा कि प्रस्तावना को कहा गया है, या तो बोलेगा कि मूल अधिकार को बोला गया है। दोनों में से एक ही देगा, आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि मूल अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जो संविधान की आत्मा है वो उद्देशिका या प्रस्तावना है। उद्देशिका या प्रस्तावना, अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम संविधान बनाएंगे तो हमारा पर्पस क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? तो उद्देशिका में दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव आया था। कब आया था? याद आया? नहीं याद आया, आपने रिवीजन नहीं किया होगा इसलिए याद नहीं आया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को ये जो उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव है ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? संग संग चल तू, बताइए। हवा के संग संग, चलिए बताइए किसके साथ? कान के संग संग चलना है हमें, हवा के संग संग नहीं चलना है। USA मूल अधिकार याद करना है, बस ऐसे ही हमें याद करना है। मूल अधिकार बिल्कुल। न्यायिक पुनरीक्षण, हाँ। और मतलब जब भी कभी कोर्ट के बारे में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आपको याद रखना है कि हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण आपको याद रखना है, न्यायिक पुनरीक्षण। इसके अलावा देखिए मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरीक्षण हो गया, और इसके अलावा हमने क्या लिया था? कहाँ से? अमेरिका से। तो हमने उद्देशिका या फिर प्रस्तावना की भाषा लिया था, उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा हो गया। कनाडा, कनाडा से संघवाद लिया या संघात्मक व्यवस्था लिया था हमने। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था? समवर्ती सूची लिया था। क्या? समवर्ती सूची।
जिस पे क्या होगा, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, जिस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, उसे हमने बोला क्या, समवर्ती सूची। और हमने समवर्ती सूची कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया, तो जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली। आपातकाल जो लगता है, वो जो आपातकालीन जो व्यवस्था है हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है, वो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है जर्मनी से। अगर मनी आपके पास ना हो तो हमारा जो ये जीवन है वो आपातकाल टाइप का ही तो चलेगा। अगर आपके पास पैसा ना हो तो हमारा जो जीवन है आपातकाल जैसे ही चलेगा, है ना, इमरजेंसी ही टाइप का चलेगा। ठीक है, आपातकालीन कौन से भाग में है अगर पूछा जाएगा तो भाग 18। ठीक है, भाग 18 है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर एज 18 मतलब अब आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, अब 18 में ही आपातकाल लगना चालू हो जाता है। निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए, विचार कर लीजिए आप यहाँ पे, तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कर दीजिए। संविधान के भाग की बात हो रही है, संविधान के भाग कौन से भाग में क्या चीजें लिखी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा कभी, बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, फिर मौलिक कर्तव्य है, फिर नागरिकता है, उसके बाद है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अभी आखिर संविधान के भाग हैं। भाग क्या, देखिए भाग जिसे हम बोलते हैं पाठ। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आपको पता होगा पाठ एक, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या पढ़ते थे, पाठ एक हड़प्पा कालीन, उसके बाद हम फिर पाठ 2 वैदिक सभ्यता, उसके बाद पाठ 3 मौर्य काल, ऐसे पढ़ते थे। वही पाठ को जब संविधान बनाया गया तो बोला गया हम पाठ नहीं बोलेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाग बोल देते हैं। वही पाठ को जो संविधान हमारा बना हुआ है, संविधान में पाठ ना बोल के उसे भाग बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, भाग बोला गया है। अब ये भाग एक या फिर पाठ एक में क्या बोला है, पाठ 2 में क्या बोला है, पाठ 3 में क्या बोला है, भाग 1 में क्या बोला है, भाग 2 में क्या बोला है, भाग 3 में क्या बोला है, इसे ही हमें याद करना है। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए बता देता हूँ। जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या बोला गया है, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। क्या बोला गया है, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र किसमें बोला गया है, भाग 1 में बोला गया है, पाठ 1 में बोला गया है। उसके बाद पाठ 2 में क्या बोला गया है, या फिर भाग 2 में क्या बोला गया है, नागरिकता के बारे में बोला गया है। भाग 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, या डीपीएसपी के बारे में बताया गया है भाग 4 में। उसके बाद भाग 4 का में भाग 4 काल, है ना। हम लोग ऐसे देखते थे ना, भाग या फिर पाठ के बाद जो प्रश्नावली रहती थी, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, ऐसे करके होता था। वैसी भाग 4 का है, 4 का ही ये उपखंड है, 4 का मौलिक कर्तव्य। अब बताइए, अब आपको क्या समझ में आया। भाग एक संघ कार्य क्षेत्र, फिर भाग 2, उसके बाद भाग 3 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद यहाँ आपको जमाना था क्रमानुसार। भाग 3 नहीं है, भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप इसको जमा दीजिए। एक, अच्छा एक ये है, देखिए एक इसी बस में है। उसके बाद क्या था, नागरिकता था, बिल्कुल 3 है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, डीपीएसपी था, यहाँ पे 4 है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य 4 का में लिखा गया है मौलिक कर्तव्य, और ये हो गया राइट आंसर। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची अभी हमने बताया है, समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूएसएसआर, इसे हम बोलते हैं रूस। ठीक है, अब बताइए समवर्ती सूची हमने कहां से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने समवर्ती सूची। यूएसए या फिर अमेरिका से क्या लिया, तो मूल अधिकार लिए। न्याय के बारे में हमने जाना, और उद्देश्य या प्रस्तावना के बारे में देखा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द, धर्मनिरपेक्ष, या फिर इसे हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आप किसी भी पंथ को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जो राज्य है, राज्य मतलब पूरे भारत के बारे में बात हो रही है, ना कि यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी की बात हो रही है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सारे धर्म इक्वल हैं, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है। इसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी,
ये जो शब्द है समाजवादी मतलब सबको समान रखा जाएगा, ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द कब जोड़ा जाता है? 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख लीजिएगा ऐसी, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे सुधार होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, बहुत सारे सुधार होते हैं, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किसे? 42वें संविधान संशोधन को। कब होता है ये? 1976 में होता है। आपको याद क्या रखना है? देखिए 42वें संविधान, 42 4 2 कितना होता है? 6 होता है। आपको याद रखना है 76, ठीक है, 6 लास्ट में, 4 2 6, 42 से ही हो जाएगा 46, है ना, 76, है ना। तो आपको 42 4 2 6 जोड़ोगे तो 6 लास्ट में रहेगा, तो आपको याद रखना है 76। 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत सारे सुधार होते हैं और उसी टाइम पे सुधार होता है कि हम पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और इसके साथ में अखंडता, अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े जाते हैं। कब? 42वें संविधान में। और किसमें जोड़े जाते हैं? तो प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। प्रस्तावना अभी हम देखेंगे बाद में। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। उद्देशिका में क्या जोड़ा जाता है? तो अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। आप इसे कैसे याद रख सकते हो? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन में जब एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, उसमें सांप जोड़ा जाता है। अरे बाप रे, डरे तो नहीं? आप कैसे डरोगे? देखो सांप, सा से हो गया क्या? समाजवादी। और ये जो आ हो गया, आ दिख रहा है आपको? आ से हो गया क्या? अखंडता। और पा से हो गया प, और यहाँ पे जो ये बिंदु है इससे हो गया क्या? पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष। एक बार फिर से, सा से समाजवादी, और ये जो आ की मात्रा है, आ से हो गया अखंडता, और प से हो गया पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं। किसमें? प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जो कोर्ट है अपने वो रिव्यू ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में रिव्यू होता है वैसे ये भी रिव्यू ले सकता है, ठीक है, हमने जो सुनाया था चलो हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है तो। वो कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, या फिर जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं? जो ब्रिटेन और इसके बाद जो और कंट्रियों का जो समूह है उसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन बोल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिटेन से लिए हैं या फिर अमेरिका से लिए हैं या फिर यूएसए से लिए हैं या फिर अमेरिका से लिए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अभी हमने देखा था न्याय की जब भी बात होगी तो हमें आंख बंद करके संयुक्त राज्य अमेरिका बोल देना है, यूएसए बोल देना है, और यूएसए से हमने मूल अधिकार भी लिए हैं, फंडामेंटल राइट से भी लिए हैं, और प्रस्तावना की भाषा भी लिए हैं। हमने कहाँ से लिए हैं? तो हमने लिया है यूएसए से लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? मंत्रिमंडलीय सरकार लिया था। मंत्रिमंडलीय जो सरकार है हमारी, मंत्रिमंडल बनती है ना, और संसदीय व्यवस्था हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया है हमने। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में सम्मिलित किया गया है बताइए। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है आप लिख लीजिए कॉपी में। क्या भाग 1 में बोला गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या बोला गया है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। भाग 3 में बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 4 में बात किया गया है डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। भाग 4 का में बात किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, या फिर जिसे हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। आपका मौलिक कर्तव्य क्या है? ऐतिहासिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी सुरक्षा करना, है ना, जो हमारी जो सरकार की जो संपत्ति है, जो सरकार जो संपत्ति है वो सरकारी जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, उसे हानि नहीं पहुंचाना है, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ऐसे ही कितने टोटल 11 ड्यूटी है हमारे पास। उसके बाद भाग 5 में
संघ के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। फिर भाग 7 खत्म कर दिया गया। भाग 8 में संघ शासित या फिर जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 क में नगर पालिकाएं और भाग 9 ख में सहकारी समितियां बताई गई हैं। सारी चीज़ें हम बाद में डिटेल में देख लेंगे, बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, एसटी के बारे में एवं जो जनजाति क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। फिर भाग 11 में क्या है, वित्त, जो राज्य और केंद्र का केंद्र एवं जो राज्य का जो संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। और भाग 12 में बताया गया है केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उसमें वो जो वित्त वाले संबंध होते हैं, कौन से, पैसे वाले जो संबंध होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब ज़्यादा बताऊंगा तो आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए अच्छा अब इतना ही करते हैं, ठीक है, 12 तक। यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज अभी हमने देखा भाग 9 में बताया गया है। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 का में जो नगरीय निकाय होता है ना, नगर में नगरीय निकाय और गांव में पंचायती राज। और भाग 9 ख में बताया गया है क्या, सहकारी जो समितियां बनती हैं उसके बारे में। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य सरकार के बारे में। भाग 7 खत्म कर दिया गया। और भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित जो क्षेत्र है वहां पे प्रशासन कैसा होगा उसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में करते हैं क्योंकि मैं अभी आपसे पूछूंगा, इस क्वेश्चन को समझाने के बाद पूछूंगा, इसी से बाद में करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। हिरण, हाथी, बाघ, शेर, क्या है राष्ट्रीय पशु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। जिसे इसका अगर इंग्लिश नेम बोला जाए तो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, है ना, टाइग्रिस। आपको याद क्या रखना है कि जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बारे में बात की जाएगी तो राष्ट्रीय पक्षी आपको याद रखना है मोर है। अब इसके अलावा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। राष्ट्रीय वाक्य आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। आपको याद रखना है हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। सारी चीज याद होगी। पक्षी मोर, पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिए हैं? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो एक थप्पड़ तुरंत अपने गाल में लगाइए। इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, बताइए। जिसका भी गलत हुआ अपने गाल में थप्पड़ लगा लेना अभी तुरंत। कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। क्या लिए हैं? तो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का विचार। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। कनाडा से क्या लिए हैं? तो संघात्मक व्यवस्था, संघ चलतु, संघात्मक व्यवस्था। चलिए, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा क्या? सांप। क्या क्या जोड़ा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 42वें संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। और उसमें सांप जोड़ा जाता है। स से होता है समाजवादी, आ से होता है अखंडता और प से होता है पंथ निरपेक्ष, या फिर अगर धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष भी आप बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष बात वही है, ठीक है। पंथ या फिर धर्म बात एक है, लेकिन आपको याद रखना है सांप जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं।
ध्यान से सुनिएगा, अभी जिसके बारे में हमने बोला था कि बाद में बात करेंगे वही बात अब आ गया है। भारत का संविधान ये उद्देशिका हमने कहाँ से ले लिया, यूएसए से ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, आपको अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिएगा। हम भारत के लोग, ये भारत का प्रस्तावना है, क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब आत्मार्पित किया गया, मतलब अब हम इसे मानेंगे, दिल से मानेंगे, 26 नवंबर 1949 को। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था क्या, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है हमें, ठीक है। कैसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। उसके बाद सबको न्याय दिलाना है। कैसा न्याय दिलाएंगे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। उसके बाद सबको स्वतंत्रता रहेगी। कैसी स्वतंत्रता रहेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको रहेगी। उसके अलावा सबको समता मिलेगी। कैसी समता, समान अवसर कैसे मिलेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर कैसे मिलेंगे, जो समता रहेगी सब बराबर रहेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर, है ना। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना है। सारी चीजें, अगर न्याय की बात आएगी तो कौन कौन से न्याय है, समाजार्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर स्वतंत्रता की बात होगी तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसलिए आप प्रस्तावना को एचटीज याद कर लेना। प्रस्तावना जो भी है आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो प्रस्तावना को आप ऐसे ही लाइन टू लाइन याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, अब बताइए क्या बोला गया था। शुरू का लाइन अगर आपको याद होगा यहाँ पे क्या बोला गया है, तब आप तुरंत इसको राइट कर लोगे। तो एक सार्वभौम, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या फिर गणराज्य बनाना है, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आप उसे याद कर लेना एक बार, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। बिल्कुल आंख बंद करके आपको क्या बोलना है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में बोला गया है। प्रस्तावना में कहाँ पे बोला गया है, प्रस्तावना में बोला गया है, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिए, तो हम लोग आयरलैंड से लिए। आपको याद रखना है, ऐसी चीज़ें बार बार रिवीजन करनी है, क्वेश्चन ऐसी बने आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से अभी हमने बात किया है, आयरलैंड, बी राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को किसने संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या फिर के एम मुंशी। किसने कहा प्रस्तावना को कि ये संप्रभु है ना, ये जन्म कुंडली है, आप ऐसे बोल सकते हैं। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने बोला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए प्रस्तावना, जन्म कुंडली, कुंडली कौन, मुंशी जी कुंडली बोले हैं। क्या, मुंशी जी कुंडली के बारे में बताए हैं, मुंशी जी कुंडली के बारे में बताए हैं। अब आपको ऐसे याद हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, कितने सेकंड का होता है, 52 सेकंड का। कब अपनाया गया है, कौन से सन में, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगर दिन पूछ लेते हैं कौन से दिन को, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमें क्या मिल जाता है, हम संविधान को लागू करते हैं। संविधान को लागू कब करते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। अब अगर पूछा जाए, जो अभी हमने झंडा देखा था, जिसमें 24 तीलियां थी, जो ब्लू कलर का था, वो जो तीलियां थी वो कितने कौन से कलर की थी, नीले कलर की जो तीलियां थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। झंडे के बारे में, जो झंडे की लंबाई रहती है और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना रहता है, 3:2 रहता है। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर रहेगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। ये अनुपात रहेगा 3:2। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये आपको याद रखना है। कब अपनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फ्री में मिल रही हैं। A236 क्लास पीडीएफ आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस चीज़ को आपको बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्या राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर बात की जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो 22 जुलाई 1947। अगर राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात की जाएगी, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है क्या है, अशोक स्तंभ। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वही अशोक स्तंभ। वो कब अपनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। बस आप तीनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। कौन कौन सी चीज़, जनगण मन या राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। उसके बाद 26 जनवरी को हम लागू कर देते हैं संविधान को। उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह बनाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ या फिर सारनाथ स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।